अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, हमारे पाकिस्तान के पपिट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए थे अभी रमज़ान के आखिरी दिनों में, और भीख का टोकरा बड़ा सा लेके गए थे और भर के लाए हैं कि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो रमज़ान के महीने में अपने गुनाह माफ़ कराने के लिए बहुत दान करते हैं। तो सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने भी गरीबों को, भिखारियों को टोकरा भर के दे दिया। उसमें ये $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात की है। अब ये $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किस्तों में मुख्तलिफ सेक्टर्स में होगी। उसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ख़जाने में जो $3 बिलियन पड़े थे ना सऊदी अरब के, उसमें $2 बिलियन और जमा कराने का बोला है अभी, और उसको टोटल $5 बिलियन कर्जा। ये कर्जा हुस्ना होता है, उर्दू में कहते हैं। जो कर्जा हुस्ना ये होता है कि इस पे इंटरेस्ट नहीं होता और आप जब दे सकें तब वापस कीजिएगा। तो ये एक हुआ है। दूसरा, रिकॉर्ड एक की जो सोने की कान है, उसमें सऊदी अरब $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। अब समझ नहीं आती कि रिकॉर्डिक सोने की कान का बतंगड़ कई सालों से, जरदारी के ज़माने से चल रहा है, 15 सालों से। कभी इसको ठेका दे रहे हैं, कभी उसको ठेका दे रहे हैं। अभी तक इल्लीगली सोना निकाल रहे हैं वहाँ से चाइनीज़ और पाकिस्तानी फौजी, लेकिन लीगली इसको दिया उसको दिया, इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया, फिर ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ठेका दिया। अब सऊदी अरब उसमें $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी के उसमें करेगा ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ठेका है। पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा होगा? तो लोग कहते हैं कि यार आप तो हमेशा गलत बात करते हो, वरना भारत में एप्पल ने कंपनी लगाई तो कंपनी में पैसा लगाया ना। तो मिलियंस ऑफ फ़ोन भारत में जो बन रहे हैं वो बिके भी तो भारत में ना, भारत की मार्केट में सारा पैसा सर्कुलेट कर रहा है ना, या फिर एक्सपोर्ट होते हैं। तो एप्पल कंपनी इंडिया के टैक्स और ये सब भर के एक्सपोर्ट कर रहा है ना। यहाँ पे सोने की कान में तो सोना लेके चले जाएंगे ना भाई, उस पर कोई टैक्स वैक्स तो नहीं होगा, क्योंकि वो आपने माइंस का ठेका दिया हुआ है उनका, तो वो सोना उनको लेके जाना है ना, जो लेके जाना है। आपका तो आपका हिस्सा जो मिलना है सो मिलना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी करे कि सऊदी अरब की कंपनी करे। और कई सालों में जाके ये $5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है उसको आगे करेंगे। दोबारा दिल के खुश रखने के लिए ये काम हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ से बहुत खुशखबरियाँ लेके आए हैं। अब सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कल पाकिस्तान आ रहे हैं एक डेलीगेशन के साथ। अब फॉरेन मिनिस्टर का नॉर्मली तो फाइनेंस वाले से मामले से नहीं होता इसका, लेकिन पाकिस्तान के जो मंत्री हैं सारे वो टोकरा रखेंगे उसके सामने भी। वो ज़्यादातर जो चांस है वो ये है कि वो ईरान, इजराइल और रीजनल जो मामला चल रहे हैं उस पर डिस्कशन करने आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे रीजनल इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा लोगों को जो नाकाबिले भरोसा रोल जिसका लग रहा है ना, वो पाकिस्तान का है। तो लेट्स सी। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, क्योंकि वो अमेरिका जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए। वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर इंस्टीट्यूशन से वहाँ पे मीटिंग करेंगे। भीख का एक बहुत बड़ा टोकरा इनको आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने दे दिया है कि भाई साहब ये भर के लेके आना। अब वो लेके जा रहे हैं। 7 से 8 बिलियन IMF से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब IMF की कंडीशंस तो आ गई हैं। ये वो 25 पाकिस्तान गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको IMF कह रही है बेचो। अब ये 100 रुपये की जो चीज़ है ना, पाकिस्तानी सरकार 50 रुपये में अपने ही किसी फौजी जनरल को या शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान के किसी टट्टू को बेचेगी। 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में, और वो 50 रुपये में भी कौमी ख़जाने में 25 भी शायद ना जाएं, बाकी किकबैक्स में चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये 50
25 इंस्टीट्यूशन की लिस्ट दी है पाकिस्तान सरकार को, जिसमें रियल इस्टेट की वो हैं, उस जगहें हैं जैसे जिना कन्वेंशन इस्लामाबाद, सर्विसेज होटल लाहौर, रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्टेट प्रॉपर्टीज़ जो कि फेडरल गवर्नमेंट की कंट्रोल में है, वो बेचने का कहा है। पीआईए को बेचने का कहा है। फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, उसमें पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बेचने का कहा है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बैंक है, वो फर्स्ट वुमेन बैंक, ये बेचने का कहा है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान इंजीनियरिंग लिमिटेड, फिर एनर्जी सेक्टर में बड़ी बड़ी एनर्जी कंपनियों को बेचने का कहा है, जिसमें गुड्डू पावर प्लांट भी है जो कि सिंध में है। तो ये सब बेचने का कहा है। बेचने का ये होता है कि अजीज़ दोस्तों, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी में जो बेचा गया है इस्लामाबाद लाहौर एयरपोर्ट, तो उसके लिए कैप्टन विंग कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद नवाज आसिम ने लेटर लिखा है मिनिस्टर ऑफ एविएशन को कि भाई साहब, आपने लाहौर एयरपोर्ट की जो ज़मीन बेची है, वॉल्टन एयरपोर्ट लाहौर, आपने जो बेचा है 50 बिलियन रुपए में, जबकि उस एयरपोर्ट की ज़मीन की इस वक्त मार्केट वैल्यू 350 बिलियन है, लेकिन आपने 50 बिलियन में बेचा। उसमें से भी सिर्फ 1 बिलियन पाकिस्तान के नेशनल अकाउंट में आया है, खजाने में, बाकी कहाँ गए? तो इस तरह की लूटमार होती है, उस तरह की बंदरबांट में ये सारे इदारे बेचे जाएंगे। आईएमएफ बार बार कह रहा है कि खर्चे कम करो, खर्चे कम नहीं कर रहे। मरियम नवाज ने अपना नया हेलीकॉप्टर खरीदने का कहा है, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर बदलने में करोड़ों रुपए का बजट किया है, खर्चे कम नहीं हो रहे। ठीक है, आईएमएफ कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है एग्रीकल्चर टैक्स लगाओ। जागीरदारों पे टैक्स ना आज तक पाकिस्तान में लगाए। इन्होंने 1971 में पाकिस्तान तोड़ दिया, बांग्लादेश बनाया इसी एग्रीकल्चर के हिसाब किताब में, क्योंकि जागीरदारी पे मुजीबुर रहमान का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें उसने कहा था जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में हमने लैंड रिफॉर्म्स लाए हैं, एग्रीकल्चर टैक्स लाए हैं, ऐसे वेस्ट पाकिस्तान में भी लाएंगे अगर हम प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने उसको अलग करना ज़रूरी समझा, लेकिन जागीरदारों के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। तो इसी तरह प्रॉपर्टी बिजनेस के ऊपर टैक्स लाना, तो सारा आर्मी के हाथ में। ये कौन है ये बैरिया टाउन वाला, मलिक रियाज, आर्मी का ही है ना। तो आर्मी की प्रॉपर्टी में तो आर्मी या बड़े बड़े टाइकून ही हैं, तो इन लोगों पे टैक्स लगाने नहीं है। सिविलियन एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स की एसेट्स की लिस्ट मांग रही है आईएमएफ, वो देने को तैयार नहीं। तो फिर आईएमएफ कह रहा है ठीक है, अपना टैक्स नेटवर्क बढ़ाओ। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को साफ कहा है कि अपना टैक्स नेटवर्क बढ़ाओ और जीएसटी कलेक्शन एक ही एजेंसी के हवाले करो सारा, और मतलब ये सारे रिफॉर्म्स लाओ। रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है। अब हाथ पांव तोड़ के औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर को अमेरिका भेजा जा रहा है। जो कमेटी थी, ऑल इम्पोर्टेंट कमेटी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि हमेशा पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में रही है, वो फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार के अंडर में कर दी और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर को निकाल ही दिया। तो अब ये जाहिर है अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, 7-8 बिलियन की, ज़्यादा भी लेके आ सकता है औरंगजेब। वर्ल्ड बैंक भी सब बातें कर के दे तो देंगे इसको, लेकिन बहरहाल सिचुएशन इतनी होपफुल नहीं है। ऐसे में लतीफ़ा ये हुआ है कि गोल्डमैन सैक्स है ना, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी को रेटिंग देता है, उसने कहा है कि 2075 में पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी इकोनॉमी होगा। पहले पे चाइना 57 ट्रिलियन, इंडिया
52 ट्रिलियन, अमेरिका 51 ट्रिलियन, इंडोनेशिया 13 ट्रिलियन, नाइजीरिया 13 ट्रिलियन और पाकिस्तान 12 ट्रिलियन। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2075 दिल्ली अभी दूर अस्त, 51 साल पाकिस्तान सरवाइव करेगा? 51 साल? और जिस हिसाब से तो नजर आ रही है सूरत हाल, तो पाकिस्तान को अमेरिका ज्यादा अरसा नहीं बचा सकता। देखें, एक बात तो है पक्का कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आनी हैं और बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां आनी हैं। ये ओवरड्यू है, हिस्ट्री का कोर्स है ये। हिस्ट्री में जब कोई बहुत बड़ी सुपर पावर हद से ज़्यादा अपनी पाँव फैलाती है ना, तो दूसरी सुपर पावर्स इमर्ज करती हैं। रोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, ये सब हमने हिस्ट्री में देखा है। चंगेज़ खान, सिकंदर आज़म, इन सब ने बड़ी बड़ी पावर्स हासिल की, लेकिन फुस करके ख़त्म हो जाती हैं। अमेरिका पिछले 70-80 साल से दुनिया की सबसे बड़ी पावर बना हुआ है, लेकिन अब चीज़ें कहीं ना कहीं से तबाही आनी है। और जब सुपर पावर टूटने लगती है ना, तो अगर उसके पास पावर होती है ना, तो वो फिर तबाही लाता है। तो ये तबाही आनी है। और सुपर पावर, ओटोमन एम्पायर कैसे टूटी? वर्ल्ड वॉर 1 पे टूटी ना। दुनिया कितनी बड़ी पावर थी, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, तबाही हुई तो टूटी ना। दुनिया की 2 बड़ी मेजर पावर थी, 3, ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री था। ये तीनों सुपर पावर के स्टेटस से कैसे नीचे आई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अब अमेरिका कैसे नीचे आएगा? ये बड़ी तबाही आएगी। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क उसमें बचेगा कि नहीं, जिसने चारों तरफ मुंह मारे हुए हैं। अजीज दोस्तों, गोल्डमैन सैक की रेटिंग पे मुझे ये प्रोफेसर साहिबा की वीडियो याद आई। 2 मिनट की वीडियो आपके सामने रखता हूँ। जनरल मुशर्रफ जब सदर पाकिस्तान था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था और बहुत कुछ और भी था, ये आप और मैं गुफ्तगू इस पे पहले कर चुके हैं। उस वक्त उसने, उसका जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर था सिटी बैंक न्यूयॉर्क से, शौकत अजीज, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी बैक वक्त था, उन्होंने 2005 में एक मज़मूम साजिश की कि गुर्बत की शरह को कम दिखाएंगे। बैक जुम्बिश कलम उन्होंने आधी कर दी। अब ओवरनाइट ये पॉवर्टी है, ये कोई गुर्बत है, ये इकोनॉमिक्स है, ये एक साइंस है, ये एक साइंस है। इसको पढ़ते हुए लोग 15-15, 20-20, 25-25 साल सिर्फ पढ़ाई लिखाई में गुजार देते हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई लिखाई। आप होते कौन है कि आप बैक जुम्बिश कलम, आपने रातों रात गुर्बत की शरह कम कर दी। और उस पर इतनी लेदे हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि ये मिनिस्टर था शौकत अजीज़ और ये बैंकर था सिटी बैंक का, न्यूयॉर्क का इम्पोर्टेड, दरामद शुदा, थोड़े अरसे के लिए आया, शेरवानी बनाई, हलफ लिया और फिर सूटकेस पैक किया और वापस चला गया अपने पेंट हाउस स्वीट में। आपको मालूम है कि इतना शोर मचा, हम जैसे लोग खामोश रहने वाले नहीं थे। पब्लिकली आर्टिकल्स लिखे गए अखबारों में, टेलीविजन पे प्रोग्राम हुए, कॉन्फ्रेंसें हुई, सेमिनार हुए। उसके बाद क्या हुआ कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन ने दस्तखत करने से इनकार कर दिए कि ये गलत आदाद और शुमार है, मैं इसको नहीं मानता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमें भेजा है इसको एंडोर्स करने के लिए, हम नहीं करते। उसको फिर अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। और वो दिन और आज का दिन 2005 और 6 से लेके आज का दिन 2024, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में गुर्बत का चैप्टर है ही नहीं, exactly. निकाल दिया। तो इस तरह आप देखते हैं ना, हैप्पीनेस इंडेक्स की आप देखेंगे, भारत 100 पता नहीं कितने नंबर पे है, भारत से ऊपर अफगानिस्तान, सोमालिया वगैरह हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, और नंबर 1 पे फिनलैंड, नंबर 2 पे फला, नंबर 3, और ये जितने टॉप 10 हैप्पीनेस इंडेक्स वाले हैं ना, फिर एक रेटिंग निकलती है कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की दवाइयाँ कौन से कंट्रीज यूज़ करते हैं, तो उसमें भी यही सबसे ज़्यादा हैप्पी कंट्री होते हैं, वही सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स के हिसाब में भारत और पाकिस्तान आगे पीछे ही हैं, जबकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
बलूचिस्तान में किस तरह ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है, केपी में किस तरह वायोलेशन हो रही हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन भारत के आगे पीछे रखा है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसी तरह ही आपने प्रोफेसर साहिबा की बात सुनी कि पाकिस्तान में पॉवर्टी इंडेक्स को किस तरह वो किया गया कि सिरे से गायब ही कर दिया। अजीज़ दोस्तों, पेशावर में इमरान खान ने बनाई थी मेट्रो बस, तो बीआरटी कंपनी ने कंट्रैक्टर जो है, बीआरटी के जो पेशावर मेट्रो बस के कंट्रैक्टर हैं, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले गए हैं कि पाकिस्तान हमारे 57 बिलियन रुपया दे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमसे काम करवा लिया है, हमें पैसे दे नहीं रहा। तो ये तो भाई कोई नई बात नहीं है ना भाई, पाकिस्तान में तो ये चीज़ें चलती हैं। अजीज़ दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि पीआईए को बेचने की बात हो रही है। तो अजीज़ दोस्तों, पीआईए का ये हाल है कि पीआईए के ऊपर 429 बिलियन रुपए का कर्जा है, तकरीबन $2.25 बिलियन का कर्जा है, जिसमें से 161 बिलियन प्राइवेट बैंकों से है पाकिस्तान की, और 268 बिलियन प्राइवेट बैंकों से और 161 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। अभी तो ये यहाँ तक है, अभी पूरी दुनिया को के कर्जे देने हैं पीआईए ने। हर एयरपोर्ट पे आपको टैक्सिंग, पार्किंग, जो टैक्सिंग और लैंडिंग और टेक ऑफ वगैरह के चार्जेस देने होते हैं, जो अपने ज़माने से नहीं दिए। वहाँ से पेट्रोल भी आप उधार में भरवा रहे हैं पीआईए वाले। और कुछ तो दोस्त मुल्क है ना, जनरस, सऊदी अरब वगैरह, वो तो इतना वो नहीं करते। आपको याद होगा मलेशिया ने तो पाकिस्तान का पीआईए के जहाज जब्त कर लिया था कि पहले पैसे दो हमारे जो इतना चढ़ाया हुआ कर्जा। तो ये ऐसे पीआईए को बेचने जा रहे हैं जिसके ऊपर $2 बिलियन से ज़्यादा तो कर्जा है। इतनी तो साला इसकी वैल्यू नहीं होगी, और इसमें 50 खराबियाँ हैं जो कि मैं पहले आपके सामने रख चुका हूँ। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। उस पर मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े, कुछ चीज़ें रखी हैं। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।